तो चलो आज हम बात करते हैं कुछ एक सब्जेक्ट की जो कि आपके जीवन में या फिर आपके जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें उसकी भूमिका होती है। और जीवन में ऐसे हैं क्योंकि एक भाषा अपने जीवन को बेहतर बनाने में मुख्य भूमिका निभाती है। भाषा एक अपनी संस्कृति को उसकी एक झलक होती है। भाषा अपने इतिहास और अपना जो वर्तमान है, जो भूत है, उसको सँजोए रखती है। तो भाषा के बारे में अगर हम बात करें तो हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध हम पढ़ते हैं और ये एक ऑथेंटिक बुक है जो कि कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के जो विद्यार्थी हैं उनके पढ़ने के लिए ये ऑथेंटिक बुक है। और उसी के साथ साथ ये बुक जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ये एक ऑथेंटिक बुक होने के कारण इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के क्या रूप हैं। पहले उसकी जो पृष्ठभूमि है वो देखना ज़रूरी है और उसको समझना ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं इस पहले चैप्टर की, जो हमारा है वो है भाषा व्याकरण और लिपि का परिचय। तो कुछ इसमें हम पढ़ेंगे कि भाषा क्या है, उसकी परिभाषा को समझेंगे और भाषा किस प्रकार से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है और जो लिपि है उसकी वो क्या है, और कुछ महत्वपूर्ण जो व्याकरणिक दृष्टि से वो चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आज का ये चैप्टर शुरू करते हैं। तो मानव जाति के विकास में, यानी कि जो हम हैं, हमारी जो जनरेशन है, उसके विकास और उसके इतिहास में जो सबसे ज़्यादा जो कम्युनिकेशन है यानी कि संप्रेषण, उसका माध्यम क्या रहा है, अब वो है भाषा। मान लो कि ये ए व्यक्ति है, मान लो कि ये दूसरा व्यक्ति है, ये पहला व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है। अब अपने इसके विचार, क्या विचार, भाव, संदेश एक से दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषा का एक महत्वपूर्ण जो भाग है। और मनुष्य समाज एक इकाई है जो कि मनुष्य से जो भी मनुष्य है, यानी कि जैसे कोई जो भी इंसान है, उसी से एक समाज का निर्माण होता है। जो ये समाज की इकाई होने के कारण जो अपना मनुष्य है, यानी कि हम लोग जो हैं, वो क्या करते हैं, विचार और अपनी भावना, हमारे जो भी विचार हैं, हमारी जो भी भावनाएं हैं, हमारे लिए हमारे जो भी मैसेज है, जो सूचना है, वो आदि की अभिव्यक्ति, यानी कि हम बताते हैं या फिर किससे हम बताते हैं, अपनी बात रखते हैं, और वो किसके द्वारा होता है, एक भाषा से ही संभव होता है। और भाषा किन संकेतों से उसका संबंध होता है। भाषा के अंदर ध्वनि हो सकती है, भाषा के अंदर शब्दों और वाक्यों का प्रयोग होता है, और वही मानक भाषा कहलाती है। और जैसे ये भाषा चाहे सांकेतिक हो सकती है अथवा व्यवस्थित ध्वनियों, शब्दों, वाक्यों में प्रयोग कोई मानक भाषा हो सकती है। तो भाषा के माध्यम से ही जो हमारे भाव है, विचार है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हम पहुंचाते हैं। यानी कि जब हम एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से बात करता है तो वो अपने विचारों को, अपने संदेशों को, अपने भावों को पहुंचाने की कोशिश करता है। जैसे कोई व्यक्ति दुखी है तो वो किस तरह से उसका बयान करेगा, या तो शब्दों से या फिर अपने संकेतों से, या फिर उसके जो मुखा दृष्टि है, यानी कि मुख पर जो उसके हाव भाव है, उससे उसकी जो पता चलता है वो है उसके भाव। विचार जो व्यक्ति अपने द्वारा कहता है, जो विचार वह जो व्यक्ति अपने जो मत होते हैं, अपना जो उसका ओपिनियन होता है, अपना जो उसका मत होता है वो बताता है, वो उसके विचार हो गए। और जो संदेश है, यानी कि जो सूचना है, वो देता है। भाषा ही वह साधन है जो हमारा इतिहास, यानी कि भाषा से हमारा इतिहास मिलता है उसके अंदर, भाषा के अंदर। और भाषा का खुद का स्वयं का इतिहास भी होता है। भाषा से हमारी संस्कृति की झलक उसमें दिखती है। वही उसके अंदर जो ज्ञान है, हमारे पुरानी परंपराएं हैं, जो ज्ञान है, हमारा महान परंपराओं का जानना ही एक भाषा से संभव है। तो आगे देखते हैं कुछ
इस प्रकार से कि जो संसार में है, जो वर्ल्ड वाइड अगर भाषा की बात करें तो उसके अंदर हम संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, उर्दू, मराठी, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, चीनी आदि कई सारी भाषाएं हैं जिनके यहाँ पर नाम उल्लेख नहीं हो सकते, क्योंकि कई सारी भाषाएं हर क्षेत्र के अंदर भाषाएं हैं। और भारत में भी कई सारी भाषाएं बोली जाती है, जिसके अंदर संविधान के अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख है। और अनेक जो बोली या फिर भाषा मिलाकर जो भारत राष्ट्र बनाती है, यानी कि भारत के अंदर भी कहीं दक्षिण में अगर मलयालम और तमिल, तेलुगु इत्यादि भाषाएं बोली जाती हैं, वहीं अगर उत्तरी भारत में देखें तो हरियाणवी और यहाँ पर मारवाड़ी, गुजराती और कई सारी जो बोलियां हैं, जो भाषाएं हैं वो बोली जाती है। लेकिन जो संस्कृत से माना जाता है कि ये सूत्र भाषा है, यानी कि इससे भाषा कई सारी भाषाओं का जन्म हुआ, विकास हुआ। जैसे हिंदी की बात करें तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी का विकास हमें देखने को मिलता है। और वर्तमान में हिंदी हमारी राजभाषा है, जो कि राज कार्यों में उपयोग में ली जाती है। इसका यूज़ जो हमारे आदेश होते हैं, जो प्रशासनिक आदेश होते हैं, जैसा प्रशासन चलता है उसके आदेश हो गए, कुछ ऑर्डर्स हो गए, कुछ रूल रेगुलेशन हो गए या कुछ सूचनाएं हो गई, वो इस भाषा में होती है। जैसा कि इंग्लिश में भी होता है, लेकिन जो राजभाषा है वो हिंदी को माना गया है। और ये तो हो गया इसकी पृष्ठभूमि, जिसमें हमने देखा था कि भाषा किसे कहते हैं, हमने देखा था कि भाषा किसे कहते हैं, और फिर देखा था कि भाषा क्या है, भाषा के अंदर क्या है। भाषा के अंदर ध्वनियों से बनकर, शब्दों से, वाक्यों से, संकेतों से मिलकर बनी एक भाषा होती है, जिसके अंदर मानव अपने विचार, अपने भाव, अपना संदेश, अपनी अभिव्यक्ति करता है। भाषा के अंदर इतिहास, संस्कृति, संचित ज्ञान, जो इसके अंदर ज्ञान होता है, जो हमारा विज्ञान है, जो महान परंपरा है, वो भाषा के अंदर सजी रहती है। और अगर बात करें हम संस्कृत, हिंदी और ये सारी भाषाओं की जो संसार में बोली जाती है, और हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, और जो हमारे राष्ट्र के अंदर अगर भारत के अंदर बात करें तो कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं। और हम बात करें कि जो भाषाएं हैं वो संस्कृत से निकली है। जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी का एक विकास होता है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, पाली, संस्कृत में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, जिसके अंदर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी का विकास होता है। और जो हिंदी है वो वर्तमान में भारत की राजभाषा, यानी कि राज कार्य में जो काम ली जाती है वह भाषा है। और अब हम बात करते हैं कि भाषा के प्रकार क्या है और किस प्रकार से वो प्रकार हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि उनका किस हिसाब से, किस तरह से उनका जो अलग अलग भागों में बांटा गया है वो क्या रूप है वो देखेंगे। तो पहला तो अगर देखा जाए तो इसको मौखिक और दूसरा लिखित में बांटा गया है, लेकिन और भी इसके रूप होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो ये बुक है उसके अकॉर्डिंग माना जाए तो मौखिक भाषा वह होती है जो हम आपस में बातचीत करते हैं, और भाषणों में और उद्बोधन में, जब हम लेक्चर देते हैं, जब हम कुछ बोलते हैं, कब हम बातचीत में उपयोग में लेते हैं, ये क्या है, एक मौखिक रूप है जो हम मुख से बोलते हैं या फिर कोई सुनते हैं। तो लिखित भाषा वह होती है जिसकी एक लिपि के माध्यम से लिख कर प्रयोग में लाई जाती है। यद्यपि भाषा का जो अगर भौतिक जीवन के पदार्थ और मनुष्य के व्यवहार चिंतन की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में विकसित हुआ है, यानी कि जो भौतिक जीवन है, जो हमारा जीवन है फिजिकली, उसके जो पदार्थ है, मनुष्य का जो व्यवहार है, जो हम सोचते हैं, जो हमारा रहन सहन है और हमारा जो विचार है, हमारे जो चिंतन है, वो उसकी अभिव्यक्ति क्या है, एक भाषा है। और हमेशा एक सी नहीं रहती, भाषा हो या फिर प्रकृति हमेशा बदलती रहती है। उसी प्रकार से भाषा में
समय के साथ परिवर्तन दिखता है। और वही दूसरी ओर बोलियां जो भाषा से संपर्क, भाषाओं से या शब्दों का आदान प्रदान होता है, यानी कि जो बोलियां होती है, जो भाषा होती है, वो किसी भाषा दूसरी भाषा के संपर्क में आने से, जैसे ए भाषा और बी भाषा, तो इन दोनों का अगर संपर्क बढ़ता है तो कुछ शब्दों का आदान प्रदान भी होता है, और जिस कारण से जो भाषा है वो उसमें परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। वो समय के साथ होता है और परिवर्तन लंबे समय तक चलता आ रहा है। भाषा एक स्थायी रूप नहीं है। उसी प्रकार से तो जीवन के जो प्रतीकात्मक, जो हमारे जीवन में जितना भी रचनात्मक प्रयोग हमें दिखते हैं और जो भाषा के माध्यम से ही उत्पन्न होते हैं, और किसी भी सभ्यता या फिर सभ्य समाज की बात करें तो उसका आधार एक भाषा को ही माना जाता है। और भाषा तो कई सारे कारण उत्पन्न करती है। भाषा इंसान की अभिव्यक्ति है, यानी कि जो बोलता है, जो उनके विचार सारे होते हैं, उनकी क्या अभिव्यक्ति करता है। तो अगर बात करें हिंदी की, तो ये हिंदी खड़ी बोली अन्य अपने शब्द भंडार, यानी कि हिंदी की बात करें किसकी, हिंदी की, तो इसमें क्या है, जो हिंदी खड़ी बोली है उसके जो शब्द भंडार है, उसका जो शाब्दिक शब्द है वो क्या, जनपदीय बोलियों, संस्कृत और विदेशी कई सारी भाषाओं से उसमें शब्दों का मिश्रण जो हमें देखने को मिलता है। कई सारी भाषाओं के जो शब्द हैं वो हिंदी ने अपने आप में समाये हुए दिखती है। हिंदी के व्याकरण के विविध रूप हमें दिखते हैं, कि विभिन्न प्रकार के जो रूप है, जो कई प्रकार के रूप हमें दिखते हैं। और हिंदी में अगर बात करें तो मुख्य रूप से अरबी, फारसी, अंग्रेजी और कई सारी जो विदेशी भाषाएं हैं उनके शब्दों का उपयोग हम करते हैं, या फिर इसमें करते हुए पाए जाते हैं लोग, और इसमें उपयोग होता है। और भाषा स्थायी नहीं होती है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जैसे नदी के अंदर पानी रुक नहीं सकता और भाषा में परिवर्तन चलता रहता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक नदी में पानी ठहरता नहीं है, चलता रहता है, तो एक भाषा हो या फिर प्रकृति, उसमें बदलने का, परिवर्तन का एक जो है वो हर समय में चलता रहता है, रुकता नहीं है। तो भाषा एक परिवर्तन होता है उसके अंदर जो धीरे धीरे होता है, और परिवर्तन के कारण नई नई जो भाषा है वो बनती रहती है, शब्द बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। और संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, जिस प्रकार से हमने बात कर चुके हैं कि संस्कृत से पाली भाषा का विकास हुआ, फिर उसमें बाद प्राकृत आई, फिर उसमें बाद अपभ्रंश आई, फिर खड़ी बोली, अब हिंदी, और फिर जो हमें हिंदी और कई सारी भाषाओं के जो वर्तमान में प्रयोग या फिर प्रचलन है वो हमें दिखते हैं। और अगर बात करें तो इसमें जैसे राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी आदि अनेक भाषाओं का विकास है। एक आप ये मत समझ बैठना कि जो 22 भाषा हैं संविधान के अंदर उल्लेख है वही भाषा है, ऐसा नहीं है। जो राजस्थानी है उसका संविधान के अंदर उल्लेख नहीं है, फिर भी ये एक भाषा है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर भाषा को संविधान के अंदर दर्जा दिया गया हो। फिर हम आगे आते हैं कि जो भाषा के जो भेद हैं, जो भाषा के प्रकार हैं, जो टाइप्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जब हम आपस में बातचीत करते हैं, जब हम एक दो आदमी या फिर कोई हम एक आपस में जब बातचीत करते हैं तो हम हमारे मुख से जो मौखिक भाषा बोलते हैं, और जैसे हम पत्र लिखते हैं यानी कि कोई लेटर वगैरह लिखते हैं, जो लेखन करते हैं, हम किसी प्रकार से लिखते हैं, पुस्तक लिखते हैं, समाचार पत्र को हम पढ़ते, समाचार पत्र को देखते हैं, जो लिखित भाषा का एक प्रयोग है। और विचारों का जो संग्रहण हम लिखित भाषा के रूप में कहते हैं, क्योंकि जो हमारे मस्तिष्क के अंदर जो भी विचार आते हैं हम उसको अपनी भाषा के उन सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख देते हैं, जिसे हम लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा आपको समझ में आ चुकी होगी। हम उम्मीद करते हैं कि जो हम मुख से बोलते हैं वो हमारी भाषा होती है।
तो मूलतः सामान्य जन जीवन में जो हमारा जो आम जन जीवन होता है, जो हमारा जीवन चलता है, जिस प्रकार से हमारी लाइफ कट रही होती है या चल रही होती है, तो उसमें बातचीत में जो मौखिक भाषा का ही उपयोग में लेते हैं। भाई बोलेंगे नहीं तो आगे वाले को क्या समझ में आएगा। ठीक है, तो हम ऐसे बोलचाल की भाषा में या फिर बोलचाल में जो भी हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो हमारी भाषा का मौखिक रूप हमें दिखता है। तो सीखने की जो आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये जन्म से हम, क्योंकि प्रयत्न पूर्वक सीखने की आवश्यकता नहीं होती है कोई। हम भाषा जब हम जन्मते हैं तो हमारे घर के अंदर जो भाषा बोली जाती है वो अपना आप से हम सीखते जाते हैं, हमारे परिवार से और समाज से संपर्क में आने से, और परस्पर जो संप्रेषण व्यवहार है, हमारे जो व्यवहार बढ़ते जाते हैं, और उसी के कारण से हम स्वाभाविक रूप से जो मौखिक भाषा सीख लेते हैं। मौखिक भाषा हम उस तरह से सीख लेते हैं, लेकिन लिखित भाषा में हमें उसकी जो वर्तनी है, जो लिखने का तरीका है, और उसी के अनुसार उच्चारण यानी कि जो बोलने का तरीका है, और जो प्रयत्न पूर्वक सीखना पड़ता है, यानी कि हमें उसमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं जिससे हम सीखते हैं। तो मौखिक भाषा की एक ध्वनि के रूप में अगर स्वतंत्र लिपि चिन्हों द्वारा ही भाषा का निर्माण होता है, यानी कि हर एक भाषा का एक लिखने का तरीका होता है जिसे हम लिपि कहते हैं, और उसके लिपि चिन्ह होते हैं जिसके द्वारा हम उसको पहचानते हैं। तो ये कुछ भाषा के भेद हो चुके हैं, और भाषा और बोली में क्या अंतर है ये भी हम देखेंगे, और जिसके अंदर हम महसूस करेंगे कि भाई एक बोली और भाषा में क्या अंतर होता है। तो एक जो सीमित क्षेत्र में अगर बोले जाने वाली जो भाषा होती है, उस स्थायी रूप में अगर हम बोली कहते हैं, जो बोले जाने वाली भाषा के जो स्थानीय रूप होता है, एक समेकित जो क्षेत्र होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, उसके अंदर जो स्थानीय रूप में जो बोली जो जो बोलने जाने वाली जो आम जन की भाषा है, आम जन के जो बोलचाल स्थानीय रूप होता है भाषा का, वो क्या कहलाता है? बोली, जिसे हम उपभाषा भी कह सकते हैं। जैसे हिंदी बोली जाती है उत्तर भारत में, लेकिन जैसे राजस्थान के अंदर कुछ मारवाड़ी बोली जाती है, और इधर अगर बात करें तो हरियाणवी बोली जाती है। तो कई सारी भाषाएं हैं जो जिसके छोटे रूप हमें स्थानीय रूप दिखते हैं, वो बोली कहलाते हैं। तो कहा गया है कि एक मारवाड़ी में कहा गया कि कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बानी। बानी यानी वाणी, वाणी यानी भाषा, और कोस कोस पर यानी कि पानी बदलता है, पानी का जो टेस्ट है वो बदलता है, और 5 कोस के अंदर बदलती है बानी, यानी कि जो भाषा बदलती है, वाणी, वाणी। ठीक है, हर 5-7 मील पर बोली बोली में बदलाव आ जाता है, इसका कहने का तात्पर्य यह है। और भाषा का सीमित और अविकसित और आम बोलचाल वाला रूप ही बोली होता है। क्या होता है? जो भाषा का ही एक सीमित रूप होता है, जो अविकसित होता है, जिसका विकास नहीं होता है। और भाषा जो बोलचाल जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो वाला जो रूप है वो हमें बोली कहलाता है। तो में बोली में और क्या हम देख सकते हैं? हम इसमें तुलना कर सकते हैं जिसमें साहित्य रचना नहीं होती है। बोली के अंदर साहित्य रचना नहीं होती है, जिसका कोई व्याकरण नहीं होता है। ये मुख्य पॉइंट है दोस्तों, ये याद रखिए और इसको समझिए। और जिसका कोई शब्दकोश नहीं होता है, इसमें साहित्य रचना नहीं होती है, व्याकरण भी नहीं होता है, और कोई शब्द भंडार या शब्दकोश नहीं होता है। जबकि एक भाषा का जो क्षेत्र विस्तृत होता है, और जो व्याकरण भी होता है, उसका शब्दकोश भी होता है, और उसमें साहित्य भी लिखा जाता है। साहित्य यानी कि कविता, कहानियाँ, कई सारी जो विधाएं होती है भाषा की, वह उसमें संपन्न होती है। किसी बोली का जो संरक्षण है यानी कि उसका बचाव है, वो अन्य कारणों से यदि क्षेत्र विस्तृत होने लगता है तो उसमें साहित्य लिखे जाने लगते हैं। जब कोई बोली होती है जो उसका संरक्षण होता है और वो काफ़ी सारे विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, तो फिर उसमें धीरे धीरे विकास एक भाषा की ओर होता है।
और जो धीरे धीरे भाषा बनने लगती है, यानी कि जो बोली से भी एक भाषा का विकास होता है, जिसका विस्तार बढ़ता है, तो उसी के साथ उसका विकास भी होता है। तो व्याकरण निश्चिंत होने लगता है, यानी कि फिर उसका जो शब्द है उसका भंडार बनने लगता है, फिर उसका व्याकरण भी तय होता है। तो आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी आपका फीडबैक मिलता रहे और हम उसी प्रकार से चलते रहें। तो ये कुछ हमारा एक पहला अध्याय था, भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय, जिसमें हमने जो हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध जो बुक है उसका पहला पार्ट का भी कुछ हिस्सा हमने पढ़ा है, चर्चा की है। समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।